हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अगला है अनुच्छेद 70। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम जो ईयरली आई दृष्टि है, घटना चक्र आई दृष्टि जो करंट अफेयर मैगजीन है ईयरली, उसको फॉलो कर रहे हैं। ये स्पेशली यूपी पीसीएस जो 27 अक्टूबर के लिए होने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड है। और इसके अलावा एमपीपीएससी और अदर स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि लगभग 1 साल 1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। और इसी तरह हमारी लूसेंट की क्लासेस चल रही है, जिसमें कंप्लीट लूसेंट लेक्चर टू लेक्चर कंप्लीट कराया जा रहा है। लाइव सेशन होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है क्विज के फॉर्मेट में। तो आपको यदि इस लूसेंट क्लास से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आईडी दी गई है, वहाँ पर आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो और उस लूसेंट क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया है। तो ये क्या मसला है पूरा? ये ऐसा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था और इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा था। किस वर्ष? 1949 में। यहाँ से दो प्रश्न निकलेंगे। पहला प्रश्न वो बोलेंगे कि जो अनुच्छेद 370 है उसके तहत जो जम्मू और कश्मीर, उसका जो विशेष दर्जा है वो स्थायी तौर पर दिया गया था और स्थायी तौर पर संविधान में जोड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा। ये अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा था। और किस वर्ष? 1949 में। वो आपसे बोल देंगे कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर को स्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा था, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ईयर की बात करें तो 1949 है और अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा था आर्टिकल 370 के तहत, और जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ये क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल 370 था, इसके कारण क्या था, हमारी भारत की संसद जब भी कोई कानून बनाती थी तो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, कुछ ही कानून उस पर लागू हो पाते थे। क्यों? क्योंकि 370 के तहत उसे विशेष प्रावधान प्राप्त था। तो अभी इसको हटाकर इस विशेष प्रावधान, इस विशेष दर्जे को समाप्त किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे भारत की संसद जितने भी कानून बनाती है वो पूरे कानून एज इट इज, जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे दिया है अनुच्छेद 35 ए है, ठीक है, 35A, अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद जो 370 है इससे ही उपजा है। वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। किस वर्ष आया था? 1954 में। किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश से। जम्मू और कश्मीर विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। ये क्या कहता है कि जो स्थानीय निवासी, उसको आप डिफाइन कर सके, तो जम्मू और कश्मीर की विधायिका को अधिकार देता है कि स्थानीय निवासियों को आप परिभाषित करें। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में विशेष प्रावधान है। यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कौन से? स्थायी नागरिकों को आप जमीन खरीद सकते, आप कारोबार कर सकते, आप नौकरी कर सकते। लेकिन अभी 35 पे समाप्त करके 370 में जो परिवर्तन किया गया उसको रद्द किया गया, तो उसके तहत अब भारत की संसद जो भी कानून बनाएंगे यहाँ पर लागू होंगे। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी दी है। कब दी है? अगस्त 2019 में। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जो भी विशेष दर्जा था उस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित के रूप में पुनर्गठित किया है। अगला प्रश्न आएगा कि ये जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, किस दिनांक को अस्तित्व में आई है? तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आई है। कौन से अनुच्छेद को रद्द किया है? तो 370 और 35A को निरस्त किया है। आगे देखिए कुछ तथ्य दिए हुए हैं। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कैसे दिया? 5-0 से। एक तरफा निर्णय है पूरा, ये भी पूछा जा सकता है। और किस दिनांक को? 11 दिसंबर 2023 को। और 31 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है यूनियन टेरिटरी
सॉरी, यहाँ 2019 बोला है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग अस्तित्व में आए थे, और इसकी जो समीक्षा हुई है तो 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया और 5-0 के मत से अपना निर्णय दिया है। इस पीठ में कौन थे, हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जो अध्यक्ष थे, और उनके साथ जस्टिस AK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 5 जजों की पीठ बैठी थी उसमें कौन शामिल नहीं था, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़ साहब, वो तो आपको पता करना है। फिर एक कौल है, संजीव खन्ना सर है, गवई और सूर्यकांत सर, ये इसमें शामिल थे। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय था वो संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि विघटन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक एकीकरण। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो ट्रांजिशनल फेज था, जो संक्रमणकालीन फेज था, उसकी पूर्ति के लिए। अभी बताया कि संविधान में वो स्थायी तरीके से नहीं जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा स्टेटमेंट में कि इन्होंने 370 को हटाने को वैध तो ठहराया, उसके साथ क्या कहा कि जम्मू और कश्मीर की जो संविधान सभा है वो अनुपस्थित है, तो कौन उसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में आगे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। मतलब 2019 में जब ये आर्टिकल को निरस्त किया गया तो जो राष्ट्रपति था उन्हें अधिकार था, और उन्होंने जो भी काम किया बिल्कुल वैध तरीके से किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 370 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकता है। देखिए, ऊपर ये था कि संक्रमणकालीन जो समय था उसकी भरपाई के लिए उसको लाया गया था, और अन्य बिंदु ये कहा था कि संवैधानिक एकीकरण के लिए ये सब किया गया है, ना कि विघटन के लिए, तो वो भी वैध ठहराए। और फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने वैध तरीके से 370 को निरस्त किया है, और वो एक तरफा अधिसूचना के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। आगे दिया है, इस हेतु संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है उसके तहत ये किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया है कि जब, देखते अगले पेज पे क्या लिखा है, क्या सही ठहरा है कि जब अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब भारत का जो संविधान है वही जम्मू कश्मीर का संविधान है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य के दर्जे को बहाल करने और 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए। किस वर्ष तक बोला है कि विधानसभा चुनाव आपको करवा लेने, 2024 तक उन्होंने बोला है कि आपको उनको राज्य का दर्जा बहाल करके विधानसभा चुनाव वहाँ पर करवाने हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। आगे है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसमें क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना। देखिए, इसके पहले क्या था, इसके पहले जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में आया था। अब इसमें संशोधन करने के लिए किस वर्ष विधेयक आया, 2023 में। और जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 है, उसकी कौन सी धारा में संशोधन करना, धारा 2 में। विदित हो, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण का प्रावधान करता है। पारित विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग जो सामाजिक जाति, इस शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया है। ये जो 2004 वाला था, अभी हमने बताया कि इसकी धारा
2 में संशोधन करना है, 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है। तो एक काम तो ये कर दिया कि उसकी जो धारा 2 है उस धारा 2 में संशोधन कर दिया। दूसरा ये है कि उसमें कमज़ोर और जो वंचित वर्ग है, सामाजिक जाति जो शब्द का प्रयोग किया है, उसके स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द को प्रतिस्थापित करना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 इसके बारे में दिया है। ये पारित विधेयक वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। इस संशोधन के अंतर्गत क्या है, ये जो 2019 का पुनर्गठन अधिनियम है इसमें अब संशोधन कर रहे हैं। इस संशोधन में हम सीटें बढ़ाएंगे। कैसे, जो कश्मीर प्रवासी है उसमें से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। यहाँ पे 3 बातें दी है। सबसे पहले तो कौन से, जो कश्मीर प्रवासी है उसमें से अधिकतम कितने को, अधिकतम 2 हो सकते, 2 सदस्य उसमें भी एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, या नामित करने की बात की है। ठीक है, यहाँ निर्वाचित करने की बात नहीं की। वो बोल देंगे कि कश्मीर प्रवासियों में से 2 को निर्वाचित करना है, जिसमें से एक महिला सदस्य होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ नामित की बात चल रही है, तो अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करना है, जिसमें से एक महिला का होना जरूरी है। फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि इसके अतिरिक्त तो उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित विस्थापित व्यक्ति, यहाँ पर देखिए जो उपराज्यपाल है वो विधानसभा में से एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित करेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है। कुल 7 संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है, और उसमें से 7 SC की है, 9 ST की है, और वास्तविक जो सीटें 83 से बढ़कर 90 हो गई, क्योंकि कुल 7 सीटों में वृद्धि हुई है। 43 सीटें जम्मू में, जम्मू 3 शब्द का है तो 43 जम्मू, और कश्मीर 4 शब्द का है तो 43 में 4 जोड़ देंगे तो 47 कश्मीर से है। और जो POK पाकिस्तान के कब्जे वाली है उसमें 24 सीटें आरक्षित है। तो स्टेटमेंट में आपसे ये प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आगे जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। लोकसभा से 12 दिसंबर 23 को, राज्यसभा से 18 दिसंबर 23 को। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। आगे देखिए, यह विधेयक जहां तक संभव हो सके जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। बोल देगा 2/3 है, 2/4 है, लेकिन 1/3 के साथ आपको जाना है। 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात करता है। ये जो आरक्षण है विधानसभा की बात चल रही है। वो यदि राज्यसभा दे दे या लोकसभा दे दे जम्मू कश्मीर की सीटों में से तो नहीं मानना है, विधानसभा की बात चल रही। तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी रहेंगे। आगे देखिए, आगे है मेरा युवा भारत। इसे माय भारत भी कहते हैं। M से मेरा, Y से युवा भारत। अब इसमें 3-4 प्रश्न बनेंगे। क्या क्या देख लीजिए। पहला तो 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ थी, उसके अवसर पर ये माय युवा भारत अभी लॉन्च करेंगे। आगे बताते। तो 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ मनाई स्वतंत्रता की। अब 75वीं वर्षगांठ से लेकर जो 100वीं वर्षगांठ है उसका जो 25 वर्ष का समय है उसको अमृतकाल की संज्ञा दी गई। अमृतकाल कितने वर्ष का समय? 25 वर्ष का। कब से कब तक? 75 से 100वीं वर्षगांठ के बीच तक। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम 100वीं वर्षगांठ कब मनाएंगे? 2047 में मनाएंगे। 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने के लिए एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है हमारा भारत। और 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवा और शहरी युवा और ग्रामीण शहरी युवाओं को एकल मंच पर ला सकेगा। देखिए यहाँ पे ग्रामीण युवा, शहरी युवा और इन दोनों को एकल मंच प्रदान करना है। कैसा मंच रहेगा? उसी के लिए माय युवा भारत एक मंच शुरू किया गया, और ये एक स्वायत्त शासी निकाय, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का ये हमारा निर्णय है मेरा युवा भारत का। अब इसे किसने लॉन्च किया है वो आपको दे देगा कि राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है, तो यही गलत हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से? नई दिल्ली में का कर्तव्य पथ से।
किस अवसर पर? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। इस अवसर पर मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। 3-4 फैक्ट है। पहला तो दिल्ली के कर्तव्य पथ से लॉन्च किया, मोदी जी ने लॉन्च किया राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते, इसलिए 31 अक्टूबर 2023 को। और मेरा युवा भारत ये पहल, ये मंच उन्होंने शुरू किया है। ये मंत्रालय कौन सा है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इसका मंत्रालय, जो भारत सरकार के अधीन स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसके बाद में आगे ये है, ये युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। कैसा है? एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करता है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदाता के लिए स्थापित किया गया। देखिए, सरकारी मंच की बात की, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं, सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदाता के लिए, देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। इसके बारे में आगे जानकारी दी है। ये 2-3 बिंदु यहाँ से प्रश्न बन सकते। वो बोल देंगे कि इसमें यूथ की परिभाषा में आयु वर्ग क्या है, तो 15 से 29 आयु वर्ग है, वो युवा उसके अंदर काउंट किया और इनको लाभान्वित हो गए। और किशोरों की बात करी तो इनका आयु वर्ग 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग रखा है। उसके बाद ये एक तरह का फिजिटल मंच है। बोल देंगे फिजिटल क्या है? फिजिकल है और डिजिटल है। फिजिकल मतलब जो भौतिक गतिविधि, डिजिटल मतलब डिजिटल रूप से जुड़ना। इसके बाद में ये माई युवा भारत युवाओं को कैसा बनाना चाहता है? ये मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर सक्रिय संचालक बनाने की बात करता है। पेशिव रिसिपिएंट के स्थान पर एक्टिव ड्राइवर बनाने की बात करता है। तो ये माई युवा भारत के बारे में बात हो गई। अगला देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन। अभी क्या हुआ? भारत ने जो अपनी 75वें स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया, और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। प्रश्न यहाँ से निकलेगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते? तो 15 नवंबर को। उसके बाद में एक और दिनांक सामने आता है, 26 दिसंबर को क्या मनाने की घोषणा की है? साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। और एक 14 अगस्त है, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 3 चीज़ें हैं। 15 नवंबर को क्या है? सबसे पहले 15 नवंबर को है जनजातीय गौरव दिवस। उसके बाद 26 दिसंबर को है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस। और फिर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देखिए, ये कैसे याद रखना है? साहिबजादा और सिंह यहाँ पर कॉमन है, साहिबजादा और सिंह। फिर जोरावर, जोर से क्या बोलना है? जय माता दी तो बोलना है, लेकिन जोर से बोलना है फतेह होगी। जोर से क्या बोलना है? जोर से बोलना है कि फतेह होगी। तो 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। किसकी याद में? साहिबजादा जोरावर सिंह। और जोर से बोलना है फतेह होंगी, तो इनकी याद में। आगे देखिए, यहाँ बिंदु दिए है। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। अभी मैंने बताया 31 अक्टूबर 2023 को ही मेरा युवा भारत पहल लॉन्च की है नई दिल्ली से कर्तव्य पथ से। और इसी दिन क्या किया? मोदी जी ने ही लॉन्च की थी। और इसी दिन इन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान की जो अमृत कलश यात्रा है, इसके समापन समारोह में भाग ली। आपको प्रश्न ऐसे फंसा के देगा कि नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुरुआत पहल में भागीदारी दी। तो ये गलत हो जाएगा। समापन समारोह की बात की जा रही है, समापन समारोह था। इस कार्यक्रम के साथ क्या हुआ? आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भागीदारी ली थी कर्तव्य पथ नई दिल्ली से। इसमें क्या है? अच्छा, इसका समापन हुआ तो इसकी आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ और विभिन्न मंत्रालय या विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है। मतलब इस दौरान जिस भी मंत्रालय ने, जिस भी केंद्र राज्य शासित प्रदेश ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान है। देखिए आप नक्शा देखोगे तो जम्मू कश्मीर यहाँ आता है, फिर गुजरात आता है, फिर हरियाणा और राजस्थान, कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम भारत के ही 4 राज्य हैं। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मंत्रालय को भी पुरस्कृत किया है। तो जो 3 शीर्ष मंत्रालय है कौन से, एक केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो यदि विदेश में जा रहे हैं तो वहाँ भी हमारी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारा रेल मंत्रालय सबको शिक्षित कर रहा है कि आप जब विदेश जा रहे हो तो आप रक्षा कैसे करोगे, जब आप रेल में हो तब आपको शिक्षित होना है। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। 31 अक्टूबर 2023 को माई युवा भारत लॉन्च किया। मेरी माटी मेरा देश जो कलश यात्रा थी उसके समापन समारोह में भाग लिया और अमृत महोत्सव स्मारक, अमृत महोत्सव मेमोरियल का शिलान्यास किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यास। अब बोल देंगे कि किसके स्मरण में, वो बोल देंगे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं, इसके उपलक्ष्य में शिलान्यास किया गया तो गलत हो जाएगा। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसके स्मरण के लिए शिलान्यास किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या था, मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी लोकाभिमुख अभियान था जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था ये। इसका आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। यहाँ पे एक बात और याद रखना, मैंने जो माई युवा भारत बताया, माई युवा भारत जो ऑटोनोमस बॉडी है, ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल है। लेकिन जब मेरी माटी मेरी देश की बात करेंगे तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा उसका नाम क्या है, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन या बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, इस तरह से दे देगा तो नमो भारत ट्रेन उसका नाम है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो रीजनल नोड्स है उनको जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। यह एक समर्पित उच्च गति की उच्च क्षमता से युक्त आरामदायक यात्री परिवहन सेवा है। देश में एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित, विश्वसनीय, आगे देखते हैं क्या लिखा है, एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। ये मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। आरआरटीएस की गति मेट्रो से लगभग 3 गुनी अधिक है। इसमें मेट्रो रेल की तुलना में कम ठहराव है। वो स्टेटमेंट में प्रश्न बना के दे सकता है तुलना करने के लिए, वो कह देगा उससे कम धीमी गति है, कम ठहराव है, अधिक ठहराव है। तो देखिए अधिक लंबी दूरी यात्रा तय करनी है तो गति भी अधिक रहेगी और ठहराव भी कम रहेंगे। यह एक समर्थित पथ पर उच्च गति के साथ, समर्पित पथ है मतलब यदि दिल्ली से मुंबई चलती है तो वही चलेगी, या फिर दिल्ली से नागपुर चलती है तो वही चलेगी। उच्च गति रहेगी, कम ठहराव रहेंगे और उच्च आवृत्ति वाली एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्रीय यात्रा को सुगम बनाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 आरआरटीएस गलियारों के विकास की सिफारिश की गई है। कितने गलियारे? 8। ये आंकड़ा सीधे सीधे पूछा जा सकता है, कितने गलियारे? तो 8 आरआरटीएस के गलियारे आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, इसके रूट बताए हैं। जो 8 गलियारे कौन कौन से ये है, ठीक है। आगे दिया है 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटी गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया है। सबसे पहले किसका उद्घाटन हुआ है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला गलियारा।
साथ ही उन्होंने क्या किया, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ किया है। उल्लेखनीय, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। इसको हरी झंडी दी है। जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा है, इसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है और ये क्या है, भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी गति पूछे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय कर लेंगी। आरआरटीएस की संचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होने वाली। ठीक है, अगले जो टॉपिक है, अगले लेक्चर में गंगे डॉल्फिन से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।